गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस आखिर किस रास्ते पर चल पड़ी है? ये लोग देश को, भारतीय लोकतंत्र को कहां लेकर जाना चाहते हैं? अपनी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। ये पूरा मामला पढ़ने समझने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यकीन नहीं होगा कि जनता के टैक्स के पैसे से जो पुलिसिया सिस्टम जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही पुलिसिया सिस्टम किस तरह से कथित रूप से जनता के ही खिलाफ गंभीर से गंभीर और बेहद खतरनाक षड्यंत्र करता हुआ नजर आ रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों को कभी न कभी किसी न किसी पुलिस थाने में आना जाना हुआ ही होगा, या फिर सड़क से गुजरते हुए भी आपने देखा होगा कि पुलिस द्वारा जब्त की गई बहुत सारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन परिसर में या फिर यहां तक कि सड़कों पर भी भरी होती हैं, सड़क कब्जा करके रखी जाती हैं। बचपन में मेरे मन में यह सवाल उठता था कि जिन गाड़ियों का हम लोग सपना देखते हैं कि मिल जाए, वो गाड़ियां यहां थाने में धूल फांकते हैं। आखिर कारण क्या है? पुलिस वाले खुद इन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करते या फिर बेच क्यों नहीं देते? यही सवाल अब हमसे बहुत सारे लोग भी करते हैं, खासकर बच्चे करते हैं। बाद में पता चला कि कानूनी प्रावधानों के कारण इन गाड़ियों का न तो इस्तेमाल किया जा सकता है, न ही पुलिस इन्हें बेच सकती है। ये ज्यादातर मामलों में सबूत के तौर पर होती है। हालांकि छोटे छोटे पार्ट चुरा लिए जाते हैं, यह अलग बात है। मगर क्या आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के कब्जे में एक ट्रक था और उस ट्रक में भूत आ गया? आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है, ये भूतिया ट्रक की तस्वीर है। ये कहीं से भी गायब हो जाता है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। इस ट्रक की कहानी अमृतकाल की और मोदी शाह की पुलिस की पूरी गाथा सामने रखती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान ही तमाम लोगों ने वीडियो जारी करके कहा कि यहाँ पे पुलिस ईंट पत्थरों से भर के ट्रक लाके खड़ा कर चुकी है। एक टूटी हुई वैन भी खड़ी की गई है। हमने भी सवाल उठाया था कि क्या ये ईंट पत्थर इसलिए पहुंचाए गए ताकि इनका इस्तेमाल करके आंदोलन में हिंसा भड़काई जाए और फिर हिंसा के बहाने हिंसा करके आंदोलन को कुचला जाए। उस दौरान भी पुलिस की तरफ से कोई साफ सुथरा बयान नहीं आया। बार बार सवाल उठते रहे, कोई जवाब नहीं आया। और अब जो जवाब आ रहे हैं, छुपन छुपाई वाले जवाब, वो सब भी अलग अलग। एक ही मामले में 3 अधिकारी 3 जवाब दे रहे हैं, वो भी नाम न बताने की शर्त पर। जिन क्षेत्रों में इस तरह के ट्रक घुस नहीं सकते, वहां ये ट्रक घुसे कैसे? किसने घुसने दिया? छात्र जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं तो उनकी जेब चेक की जाती है, पर्स तक चेक हो रहा था कथित रूप से। इतना बड़ा ट्रक क्या मिस्टर इंडिया बन के चला गया? भूत है जो गायब होकर चला गया? पुलिस वालों को नजर नहीं आया? ये सारे सवाल अभी मौजूद ही थे। दिल्ली पुलिस जवाब दे ही नहीं पा रही थी कि इसी बीच न्यूज लॉन्ड्री ने इस पूरे कथित षड्यंत्र का पोस्टमार्टम कर दिया है। जी हाँ, न्यूज लॉन्ड्री के लिए अवधेश कुमार ने जो रिपोर्ट बनाई है, इसे एकदम टकटकी लगाकर सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। इस भूतिया ट्रक की कहानी इतनी अविश्वसनीय है जो कि कानून, संविधान और बहुत सारी चीजों को ताक पर रखते हुए दिख रही है। उधर पिछले 12 साल में भारत के गोदी मीडिया ने जो कांड किए हैं और जो कांड किए हैं वो हम सबके सामने है। जनता को, आंदोलन को कैसे कैसे बदनाम किया जाता है, ये भी हम सब ने देखा है। मगर इन सब के मूल में क्या है? कैसा डिजाइन है? किस तरीके से सत्ता सेठ ने मिलकर भारतीय लोकतंत्र और भारत की जनता का मुर्गा बनाया है? आज इसे समझने की बारी है और इसे बारीकी से समझा रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे, जिन्होंने पेड मीडिया नाम की एक पुस्तक भी लिखा था। बहुत ही जबरदस्त खुलासे इन्होंने गोदी मीडिया को लेकर किया है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको तुरंत कर लीजिए। हमारे लिए तो है ही, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसीलिए आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 जुलाई को सुबह 8 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी के बुलावे पर जंतर मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, संसद मार्च का आह्वान था, तभी वहां से एक वीडियो वायरल होती है कि पत्थरों से भरा एक ट्रक यहां पुलिस ने लाके खड़ा कर दिया है। पुलिस पर यह आरोप इसलिए लगे क्योंकि आम आदमी वहां तक ट्रक लेके जा भी नहीं सकता, पुलिस वाले जाने नहीं देते। सीजेपी ने आरोप लगाया कि इन पत्थरों का इस्तेमाल आंदोलनकारियों को फंसाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता है। पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, चारों तरफ सन्नाटा था। अब न्यूज लॉन्ड्री ने उसी डंपर ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे भी आप देख लीजिए, उस नंबर से जांच शुरू किया तो पता चला कि यह कोई आवारा ट्रक नहीं था जो भटक के चला गया था। 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने इसे जब्त किया था क्योंकि 16 जुलाई को सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ इस ट्रक और मारुति इको कार का। इस एक्सीडेंट में एक कार में बैठे 7 लोग घायल भी हो गए थे। इस मामले में FIR भी हुई थी और यह ट्रक पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन के मालखाने में खड़ा था। यह पुलिस का वो स्थान है जहां पर हथियार, कैश और जब्त की गई प्रॉपर्टी तथा क्राइम सीन के सबूत रखे जाते हैं।
अब शुरू होती है आगे की कहानी। अगले कुछ दिनों में यह ट्रक 4 बार इधर उधर पाया गया, कभी प्रोटेस्ट साइट पर, कभी खाली करने के लिए भलसवा, और कभी रायसीना रोड पर इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर, फिर कभी गायब हो जाता है। और इस स्टेशन पर मौजूद अधिकारी अलग अलग कहानी बता रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 जुलाई को सुबह लगभग 4:15 बजे एक्सीडेंट का टाइम बताया गया था एफआईआर में। जो ट्रक मालिक है उनका यह कहना है कि एक्सीडेंट के बाद यह ट्रक स्टेशन पर खड़ा था, यानी पुलिस स्टेशन पर था, पुलिस के कब्जे में था, और यह ट्रक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ईंट पत्थर ले जा रहा था। हालांकि गाड़ी मालिक ने यह भी बताया कि लगभग 2 महीने पहले उसने अपनी गाड़ी को बेच दिया था, उसके पास एग्रीमेंट भी है। यहां मूल बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने इस ट्रक को जब्त किया था, अपने कब्जे में रखा था। उधर जो वैन एक्सीडेंट में टूटी थी वो भी पुलिस के कब्जे में थी, यानी दोनों गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर रखा था। अब आगे की कहानी सुनिए। 25 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी किया। इसमें वही ट्रक 5 रायसीना रोड पर उनके ऑफिस के ठीक बाहर खड़ा बताया गया। बार बार शिकायत करने और पुलिस से बहस के बाद दोपहर में ट्रक को हटाया गया, टो करके ले जाया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि पिछले 4 दिन से यह ट्रक ऑफिस के बाहर खड़ा था, बार बार शिकायत किया तब हटाया पुलिस वालों ने। लोग सवाल करते रहे कि इतने दिनों तक यह ट्रक बिना किसी दावे के यहाँ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया पुलिस की तरफ से। कुछ ऐसी ही कहानी मारुति कार की भी है। इसे लेकर भी कॉकरोच पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि यह टूटी हुई कार प्रोटेस्ट साइट के पास इसलिए छोड़ी गई ताकि आंदोलन करने वालों को बदनाम किया जा सके कि उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है। यानी आंदोलन को बदनाम करने के लिए टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी कर दो, ईंट पत्थर पहुंचा दो, जिससे गोदी मीडिया को आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिल जाए, आरोप लगाने का मौका मिल जाए, और बदनाम करने के बाद किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता के माध्यम से आंदोलनों को कुचला जाता है अमृतकाल में, ये सब हमने देखा है। किसान आंदोलन हो या फिर एनआरसी सीए का मामला हो, कौन कौन से षड्यंत्र किए गए, किसी से छुपा है क्या? ये रिपोर्ट बताती है कि ट्रक और वैन दोनों ही जहां उनके मालिकों ने छोड़ा था वहां नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि वैन की हालत क्या है। ये चल के जाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, यानी इसे उठाकर ले जाया गया। उसी तरह ट्रक को भी अगर टो करके इधर उधर ले जाया जा रहा है, यानी वो भी चलने की कंडीशन में नहीं था। पुलिस के कब्जे से इन गाड़ियों को बाद में हटाया गया और ये गाड़ियां जंतर मंतर से लेकर अलग अलग जगह पर बारी बारी से पाई गई। न्यूज लॉन्ड्री के लोगों ने जब पुलिस वालों से सवाल करना शुरू किया तो एक ही पुलिस स्टेशन के 3 लोगों ने 3 कहानी सुनाई। वो तीनों कहानी आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, खुद ही पढ़ लीजिए और पढ़ के अपने दिमाग में गढ़ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि अमित शाह की पुलिस क्या क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है और किसके खिलाफ कर रही है। ये मामला इतना गंभीर है जिससे पूरी पुलिसिया व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती है और कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के मालखाने में खड़ा ट्रक प्रदर्शन स्थल तक पहुंचा कैसे पहुंच गया, किसके लिखित आदेश से पहुंचाया गया, किस अधिकारी की परमिशन से जंतर मंतर के पास ले जाया गया, मालखाने के रजिस्टर में जो चीज दर्ज हो चुकी हो या फिर जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया हो, इस तरीके से खुलेआम सड़क पर वो कैसे पहुंच सकती है। दूसरा सवाल भी बड़ा गंभीर है कि किसी भी दुर्घटना के बाद उससे संबंधित, उस घटना से संबंधित जो भी चीजें जब्त की जाती हैं वो क्यों की जाती हैं? इसलिए कि वो घटना का सबूत है, सबूत के तौर पर रखी जाती है। अब सवाल यह है कि ट्रक और वैन की जो भिड़ंत हुई तो इन दोनों को ही सबूत के तौर पर रखा गया था। क्या ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं है और क्या ये छेड़खानी खुद पुलिस नहीं कर रही है? तो क्या जब्त की गई संपत्ति को इधर उधर ले जाना उसकी कानूनी चेन ऑफ कस्टडी को तोड़ना नहीं है? सबूत से छेड़छाड़ नहीं है? गंभीर सवाल यह भी है कि पुलिस अधिकारियों के बयान अलग अलग क्यों है? कोई कह रहा है कि 19 जुलाई को ट्रक खाली किया गया, कोई कह रहा है 20 जुलाई को खाली किया गया। क्या इस मामले की गंभीरता से जांच होगी? एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि दुर्घटना में जो कार क्षतिग्रस्त हुई उसे दिखाकर प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाना कि प्रोटेस्ट करने वालों ने तोड़ दिया, यह कितना गंभीर झूठा नैरेटिव बनाने का षड्यंत्र है और निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश। जरा सोचिए। और इसके बाद सवाल संवैधानिक है। हमारा संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) तथा आर्टिकल 21 के तहत जो हमें अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और निष्पक्ष कार्रवाई के अधिकार की रक्षा का भरोसा देता है, क्या यह उसका भी उल्लंघन नहीं है? देश के युवा यदि पेपर लीक के खिलाफ एकत्रित होते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, कानून न तोड़ने के लिए आंदोलन करते हैं, तो जिस पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए वही पुलिस अगर आंदोलन को बदनाम करेगी, उसे कुचलने के लिए ऐसे ऐसे कथित साजिशें करेंगी, तो फिर देश का क्या होगा? देश के लोकतंत्र का क्या होगा? सवाल यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या कोई अदालत और अदालत में बैठे जज ये सारी चीजें देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं? सत्ताधीशों से तो किसी को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये सारे षड्यंत्र कथित रूप से उन्हीं की इच्छा से होते हुए नजर आते हैं, बताए जाते हैं। मगर अदालतें और जज क्या कर रहे हैं? क्या इतने गंभीर मामलों में, इतने गंभीर खुलासों में उन्हें स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए?
इस एक घटना ने बहुत सारे नियमों, कानूनों और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या इसकी कोई निष्पक्ष जांच होगी? सवाल तो यह भी है कि जांच करेगा कौन? अमृतकाल है, जज लोया बनेगा कौन? गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पुलिस को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं, खासकर पैलेट गन को लेकर। बार बार पूछा जा रहा है कि पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी, किसने आदेश दिया, क्योंकि ये तो आरएएफ के पास होता है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कथित रूप से उनमें बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने आदेश दिया। तो दिल्ली पुलिस के लोग आरएएफ को पैलेट गन चलाने का आदेश कैसे दे सकते हैं? ये आदेश तो मजिस्ट्रेट दे सकता है। और फिर क्या आरएएफ के लोग किसी से भी कोई भी आदेश लेके कुछ भी कर देंगे, गोली चला देंगे? इतने सारे सवाल पहले से खड़े हो रहे थे कि इसी बीच ट्रक की कहानी सामने आ गई। सोचिए कितना खतरनाक षड्यंत्र है कि प्रदर्शन स्थल पर ईंट पत्थर पहुंचा दो, अपने कुछ गुर्गों से पत्थर चलवा दो। जाहिर सी बात है, युवाओं को चोट लगेगी तो पलट के वो भी जवाब देंगे, प्रतिक्रिया आएगी, फिर बवाल होगा। फिर इसी बहाने लाठीचार्ज कर दो, गोली चला दो, पैलेट गन चला दो, AK-47 चला दो, करंट लगा दो। टूटी फूटी गाड़ियां जो दुर्घटनाग्रस्त हैं उनको खड़ा करके गोदी मीडिया के माध्यम से छात्रों को बदनाम करवाओ, नैरेटिव गढ़ो कि ये सब छात्र हैं ही नहीं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, दंगाई हैं। ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में गोदी मीडिया से बड़ा गद्दार और कोई है ही नहीं। इस गोदी मीडिया को कैसे बनाया गया और कैसे इसका संचालन है, बड़े ढंग से संजीव पांडे जी ने समझाया है। आप भी सुन लीजिए, आखिर तक सुनिए, बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। मसला सब आप ही से संबंधित है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। एक बार फिर से मुद्दा ये है कि आपने पेड मीडिया को लेकर, पेड खबरों को लेकर एक बड़ी बढ़िया पुस्तक लिखा है। उसमें बताया है कि किस तरीके से पैसे के दम पर खबरें प्लांट की जाती हैं और माहौल बनाया जाता है। तो पहला सवाल तो ये है कि अभी जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, इस प्रोटेस्ट में जब गोदी मीडिया के, जिसको जो कि कहा जाता है कि सरकार की गोद में बैठ के पत्रकारिता करता है और सरकार को खुश करने के लिए अपने ही देश की जनता को गालियां देता है, उनको देश विरोधी बताता है। तो जब इनके लोग इस प्रोटेस्ट साइट पे जंतर मंतर पे गए तो बहुत सारे युवाओं ने इनको कहीं ना कहीं इनके खिलाफ वोटिंग किया, इनके साथ मारपीट की भी खबरें सामने आई। तो इसी बीच लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि युवाओं को चले जाना चाहिए था नोएडा, वहीं बगले में तो है, जाके पहले गोदी मीडिया को ठीक करना चाहिए था, क्योंकि सारी बीमारी, एक बड़े स्तर पर बीमारी को फैलाने का काम इन्होंने किया है। देश में नफरत का माहौल इन्होंने बनाया, देश में बंटवारे का काम किया और आए दिन जनता को ही बुरा भला कहते रहते हैं। तो पहले उनको ठीक करना चाहिए था। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, किसी भी तरह की हिंसा अगर चौथे स्तंभ के खिलाफ होती है तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और मैं कहता ही उसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आत्ममंथन ये होना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों। और हमारे जो छात्र थे वो वहाँ पे दो तरह से मीडिया को देख रहे थे। एक मीडिया यूट्यूबरों का था, डिजिटल मीडिया के लोग थे, और एक राष्ट्रीय मुख्यधारा का मीडिया वहाँ मौजूद था, जिसमें खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड टीवी चैनल्स थे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो टीवी चैनल के जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे, उन पे हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई, और पहली बार इतना मतलब व्यापक रूप से उनको वहाँ पे हूट किया गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके साथ गाली गलौज की गई, उनको गोदी मीडिया कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सही समय है कि जो नोएडा के जो चैनल्स हैं या देश भर के जो भी राष्ट्रीय मीडिया से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उनको ये समझना होगा। देखिए, प्रिंट मीडिया के बच्चे बच जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में माइक नहीं होता, वो पेन और कागज लेके जाते हैं, उनकी पहचान नहीं होता है, तो वो निशाने पे नहीं आ सकते, बेशक वो भी सरकार के पक्षधर हो। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें जो बड़ा चैनल है टीवी का, जो अभी एक सेठ ने कब्जा कर लिया, उसके एक पत्रकार बिना नाम लिखा हुआ माइक लेके गए थे। तो लोगों ने सवाल किया कि क्या अब ये चैनल नाम लिखा हुआ माइक नहीं दे रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं एक बचने का प्रयास था कि हमला न हो जाए, छात्र हमला न कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन माइक से तो पता तो चल ही जाएगा ना कि ये पत्रकार है। फिर उसमें लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किसका पत्रकार है। फिर बिना एकदम प्लेन माइक होगा तो पता नहीं, हो सकता है सोशल मीडिया के हो। नहीं, एकदम प्लेन माइक होगा तो फिर वो एकदम निशाने पे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर प्लेन माइक होगा तो निशाने पे आ जाएगा वो। ये प्लेन क्यों रखे हुए हैं? तो वो एक मसला है। लेकिन ये मसला ये है कि जब फार्मर्स मूवमेंट इस देश में हुआ, 2020 में जब फार्मर मूवमेंट हुआ, तो उस समय मीडिया की भूमिका देखी गई थी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। वो वहाँ पे एक नया नैरेटिव दे रहे थे कि ये खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तान से फंडेड हैं सारे, ये सब तमाम चीजें आ रही थी। लेकिन किसान जो थे वो बहुत ही छात्रों की तरह वो उग्र नहीं होते। किसानों के वो एक उम्र थी उनकी, उनके अपना तौर तरीका था।
तो मेरा ये मानना है कि जो किसान जो थे उस मूवमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के खिलाफ कोई वायलेंस नहीं हुआ, ये अच्छी बात थी, नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन ये तो छात्र थे, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, इन पे लाठियां चली थी, इन पे पैलेट गन चला था, उसमें कैसे मीडिया वाले बच सकते थे। देखिए मीडिया के प्रति जो मीडिया, आप तीन तरह से मीडिया को लीजिए, भारतीय मीडिया को अगर आज़ादी के बाद से लेंगे तो एक प्रिंट मीडिया हो गया जो शुरू में आया, आज़ादी के बाद भारत में तो प्रिंट मीडिया ही रहा। 1990 के दशक में और 1990 के दशक के अंत में इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईजाद हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत में पहले भी था लेकिन दूरदर्शन था, लेकिन उसके बाद ये जो प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब अनुमति लाइसेंस मिलने लगा, जब सरकार ने निजीकरण किया मीडिया इंडस्ट्री को, उसमें प्राइवेट मीडिया आने लगी, निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो लोगों को एक आशा जगी कि अखबारों के लिए अब हमको सुबह वेट नहीं करना पड़ेगा, शाम को भी खबर आ जाएगी, 2 बजे की कोई घटना होगी 4 बजे देख लेंगे, 4 बजे की घटना 10 बजे देखेंगे। धीरे धीरे ये एक व्यापक होते गया, देश में कई मीडिया चैनल आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उसमें। 2005, 6, 7 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को चैलेंज करने के लिए डिजिटल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, सब अलग अलग जो एक नए प्लेटफॉर्म बने, तो 3 तरह के मीडिया सामने आ गए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल फिर भी तमाम डिजिटल मीडिया आने के बाद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे एक बड़ा अहम भरोसा रहता है कि ये बहुत पुराने हैं, सम्मानित हैं, ये गलत खबर दे ही नहीं सकते। कई अखबारों के प्रति हम लोग की यही सोच रही है। लेकिन 2013, 11, 12 से पहले ही अगर आप देखें तो देश में जो तमाम मीडिया घराने थे, खास करके जब निजीकरण और जब उसके बाद एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनको अलाउ किया गया, तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट जब इनको खूब आने लगा तो इनका लोभ बढ़ते गया। फिर कॉर्पोरेट घराने जो दूसरे धंधों में थे उनको भी लगा कि अगर हम गलत धंधा कर रहे हैं और गलत धंधा को सही ठहराना है तो मीडिया में अपनी हिस्सेदारी लो, मीडिया मालिक बन जाओ और फिर अपने नैरेटिव्स को पहले जनता के बीच लेके आओ कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, और अपने गलत को सही ठहराने के लिए उन्होंने मीडिया घरानों में हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी। मीडिया घराने में आप देखिएगा कि 2005 के बाद देश के कई बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की हिस्सेदारी बढ़ गई और उसके बाद एक आवाज उठी कि ये हिस्सेदारी जो है खतरनाक होगी, कारपोरेट की हिस्सेदारी। लेकिन कारपोरेट की हिस्सेदारी रुकी नहीं, वो एक अधिकार की तरफ चलने लगा। अंबानी ने अपना चैनल खोल लिया, अडानी ने अपना चैनल खोल दिया, 2022 में एनडीटीवी का अधिग्रहण हो गया, अडानी ने उसको कंट्रोल कर लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के आते ही अंबानी ने न्यूज 18 जो आप देख रहे हैं वो कई चैनलों का अधिग्रहण करके न्यूज 18 शुरू कर दिया। ये उसी समय खतरनाक संकेत थे कि सरकार और कॉर्पोरेट घरानों ने चौथे स्तंभ को कंट्रोल कर लिया और अपने हिसाब से देश में नैरेटिव चलाएंगे। सरकार से सवाल पूछने वालों को गद्दार कहा जाएगा, कारपोरेट से सवाल पूछने वाले को गद्दार कहा जाएगा, उनको देशद्रोही कहा जाएगा, उनके खिलाफ गलत धाराएं लगा के उनको अंदर कर दिया जाएगा। और ये जो भी आंदोलन जैसे कोई सामान्य मांग, जैसे शिक्षा के मांग के लिए आंदोलन कहेंगे तो कह देंगे कि पाकिस्तान से फंडेड है, जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आपने जो कहा इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार, सत्ता में बैठे लोगों ने और जो सेठ हैं, इन दोनों ने आपस में मिलके आपसी साठगांठ से एक ऐसे मीडिया को तैयार किया है पिछले कुछ सालों में जो कि जनता का है ही नहीं। मीडिया को तैयार नहीं किया है, जो मीडिया एग्जिस्टिंग था उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए मीडिया घराने इस देश में, इस मीडिया घराने की एक विशेषता है कि मीडिया का मालिक इस देश में आजादी के बाद मेजोरिटी ऑफ जो रहा है वो बढ़िया रहा है और उसका संपादकीय मंडल में मेजोरिटी जो रहे वो ब्राह्मण या कायस्थ रहे। ठीक है, तो ये जो मीडिया का जो एक कैरेक्टर था वो पहले से थोड़ा सा बहुत ही डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि मालिक एक ही समुदाय से थे और जो उसके जो संपादक मंडल में भी 2 ही लोग थे। मीडिया में ओबीसी दलित आपको ढूंढते नहीं मिलेंगे, अब कुछ आ गए हैं, अब तो सोशल मीडिया ने उनको भी अच्छा पत्रकार बना दिया, अब काफी आ गए। लेकिन संपादकीय जो टीम होती थी अखबारों के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, उसमें मेजोरिटी अपर कास्ट के लोग थे और एक मार्केटिंग टीम होती थी जिसमें प्रोफेशनल्स होते थे, उसमें मेजोरिटी एक कॉर्पोरेट स्टाइल के लोग थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बनियों के कंट्रोल से कुछ कारपोरेट घरानों ने, उन बनियों कंट्रोल जो मीडिया था उसमें धीरे धीरे बहुत सारे कारपोरेट घरानों ने अपनी हिस्सेदारी डालनी शुरू कर दी। अब मीडिया में उनका जब शेयर उन्होंने खरीद लिया तो ऑटोमेटिक है कि मीडिया के शेयर खरीदने के बाद उनकी पहली रणनीति ये थी कि मीडिया का जो संपादकीय है उसको कंट्रोल किया जाए, संपादकीय टीम को कंट्रोल किया जाए, संपादकीय नीति को कंट्रोल किया जाए। तो जैसे ही कोई खबर जाती थी किसी कारपोरेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसी कारपोरेट के तो खिलाफ, उसी समय जो मैनेजमेंट से फोन आने लगा कि आपने ये खबर नहीं चलानी, एक कारपोरेट के हित के खिलाफ वो हमारा विज्ञापन रहता है, उसकी इतनी हिस्सेदारी है हमारे में। ये एक मनमोहन सिंह के टाइम में इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ कि तमाम 2-3 कारपोरेट घरानों ने सारे मीडिया हाउसेस को खरीदना शुरू कर दिया, और जो बाकी मीडिया हाउस बच गए उनको सरकार ने सरेंडर करवा दिया। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स सरेंडर कर गया, जो अपने आप को निष्पक्ष कहता था, जी और ये गांधी जी के नजदीक फैमिली थी, टाटा बिरला का अखबार था। इंडियन एक्सप्रेस जो अपने आप को बहुत ही कैरेजियस कहता था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को मैं शुरू से जनसंघ और आरएसएस से जुड़ा हुआ अखबार मानता हूँ। उनका तो मैटर ही अलग है। हाँ। वो ठीक है, वो कुछ अखबार जो है अपना इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनलों को आपने देखा होगा कि अधिग्रहित किया गया कुछ घरानों के द्वारा, और जिन्होंने अधिग्रहण को स्वीकार नहीं किया उनको तरह तरह से परेशान भी किया गया, और नहीं तो कहा गया कि ठीक है, अगर आप अधिग्रहण नहीं चाहते, हमारे लैंग्वेज में चले, हमारा आपका संपादकीय हमारे डिक्टेशन को माने, हम जो प्राइम टाइम में जो रील्स तैयार करके दे रहे हैं उसको आप चलाइए, आप सिर्फ बोलिए, रील्स हम तैयार करके देंगे, प्राइम टाइम्स का सारा कंटेंट हम देंगे, और आपका जो एंकर है वो बोलेगा। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया एडवर्टीजमेंट को लेकर। तो ये एक फैक्ट है। उसी फैक्ट के तहत सरकार ने कहा कि हम ये कहते हैं कि आंदोलनकारी इनको देशद्रोही साबित करो। सरकार ने कहा कि मणिपुर को आपने डिस्कस नहीं करना है मीडिया में। आप देखिए, मणिपुर कहीं डिस्कस राष्ट्रीय मीडिया में नहीं हुआ। कहीं आपको नजर आया राष्ट्रीय मीडिया में मणिपुर डिस्कस होते हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सुनियोजित था कि मीडिया को पहले कैसे इस्तेमाल सरकार करती थी। मीडिया को सरकार, ये बताइए, जैसे अभी ये तो हम समझ गए कि किस तरीके से मीडिया को सेठों और सत्ता में बैठे लोगों ने मिलके अपने कब्जे में कर लिया। वो बात कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि सत्ता की गोदी में है। पिछले 12 साढ़े 12 साल में मोदी सत्ता आने के बाद मीडिया ने जो किया है, भारत की मीडिया ने, उसका कितना नुकसान हुआ है भारत के भीतर और भारत के बाहर हमारे देश का? आप देखिए कि हम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हैं। जो एक तानाशाह का देश है, जो एक डिक्टेटर से किसी को झेलता रहा देश, वो फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल हमसे आगे, इस साल आगे निकल गया। वो फ्रीडम इंडेक्स तैयार करने का उनका अलग तरीका होता है, सामाजिक एंगल भी देखते हैं, उसका पॉलिटिकल वो भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हुए फिर वो मीडिया के रोल को एवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अब ये बताइए कि हम इतने नीचे कैसे चल गए? मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो सर ये है, सबसे बड़ा संकेत आपने ये दिया कि इंटरनेशनल बात आता ही आपने पाकिस्तान से तुलना कर दिया। यही से पता चलता है कि कितनी गिरावट हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल और आपके कार्यकाल में तुलना कर लीजिए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संपादकीय टीम मनमोहन सिंह के जहाज में बैठ के चली जाती थी, ये नॉर्मल रूटीन होता था। इंदिरा जी भी पत्रकारों की टीम लेके जाती थी, नेहरू जी भी पत्रकारों की टीम लेके जाते थे। एक परंपरा थी कि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जा रहा है तो वो टीम लेके जाता था। लेके तो ये भी जाते हैं, भले अपने जहाज में न जाते हैं। नहीं, आप इससे बहुत चेंज है। ये लेके नहीं जाते, वो तो ठीक है, वो तो उसी हिसाब से उनको विज्ञापन दे रहे हैं। ये जाए ना जाए, वहां से कंटेंट बन के आ जाएगा, उसी हिसाब से इनको चलाना है। क्या किसी भी विदेश दौरे के दौरान, मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने किसी भी विदेश दौरे के दौरान भारतीय मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है विदेश की धरती पे? भारत की धरती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेश की धरती की बात कर रहा हूँ। अभी भारत की धरती की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं विदेशी नेताओं से तुलना करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टीम आती है, दुनिया भर में उनके पत्रकारों की टीम जाती है, वो अपने पत्रकारों की टीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जब टीम जाती है तो उनके पत्रकारों की टीम जाती है, और जिस देश में जाती है वहां पे बकायदा वो अपने मीडिया को भी संबोधित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा क्या डर है कि हमारे प्रधानमंत्री जब मीडिया की टीम को जब विदेशों में लेके जाते हैं, अपने जहाज में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन अखबार वाले, चैनल वाले टीम लेके भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो जब जाते हैं तो वहां प्रधानमंत्री जी अपने मीडिया को उस देश की धरती पे क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि जब उनको ये भी पता है कि यहाँ का जो मीडिया है हमसे कोई कड़ा सवाल तो पूछेगा नहीं, वो तो ही पूछेगा आपको ट्रम्प साहब ने क्या खाना खिलाया, कैसे क्या चीज परोसा, भारतीय मीडिया तो यही पूछेगी ना उनसे। इसके बाद भी नहीं बुलाते तो क्या परोसा। अब आइए भारत में, मनमोहन सिंह ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, संख्या उनकी उठा लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जिसमें काउंटर क्वेश्चन हो, ये नहीं कि पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं, 20 मीडिया वाले खड़े हैं और आप वहां पे जाके बोल के निकल जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना किया। और भारत के प्रधानमंत्री समय समय पे जब मीडिया से मिलते हैं तो भगवान तुल्य आते हैं। और मीडिया के पत्रकारों को मैं देखता हूँ कि भाजपा कार्यालय में हाथ मिलाने के लिए वो एक जब ट्रंप साहब बैठते होते हैं, देखिए मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि ये जनता को पता होना चाहिए। ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, व्हाइट हाउस में बकायदा एक प्रेस रूम है, दिन भर प्रेस वाले वहां बैठते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री के निवास में कोई प्रेस रूम है? पहली बात। दूसरा, जब वो आप बैठते हैं तो कोई बैरिकेडिंग दिखती है आपको? कभी जब पत्रकारों से मिलते हैं तो कोई बैरिकेडिंग दिखती है? अभी जिसने एप्स्टीन फाइल पे ट्रंप के रिलेशंस को लेकर तमाम सवाल उठाए थे,
वहां के एक बहुत बड़े पत्रकार ने, हम्म, ट्रम्प साहब ने उनको खुद सम्मानित किया है अभी एक कार्यक्रम में, और बकायदा उसके सम्मान से पहले एंकर अनाउंस कर रहे थे कि वही जर्नलिस्ट है जिन्होंने ट्रम्प और एप्स्टीन फाइल के रिलेशन का पर्दाफाश किया था, और ट्रम्प हंस रहे थे, खूब मजा ले रहे थे। तो ये लोकतंत्र का एक मतलब विशेष वो है, परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें आप अपने धूर विरोधी को भी गले लगाइए, उनके कड़वे से कड़वे क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। तो यहाँ तो जवाब देना बहुत दूर की बात है, दूर विरोधी को छोड़िए, जो सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको भी दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है। अब सर, विदेशी मामलों पे आपने बता दिया कि भारत के मीडिया की साख और हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थिति बहुत खराब है। लोकतंत्र को लेकर भी हमारी स्थिति खराब है। भारत के भीतर इस गोदी मीडिया ने क्या नुकसान दिया है हमारे समाज को और भारत के भविष्य को? देखिए, भारत की गोदी मीडिया ने देश में डिक्टेटरशिप को बढ़ाने में मदद करी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जो मीडिया एक्सपोज है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की मीडिया है तो उससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद न कीजिए। अगर गौतम अडानी की मीडिया एनडीटीवी है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिए। जी टीवी से भी बहुत उम्मीद नहीं कीजिए, उन पर भी तमाम आरोप है, उनके भी कई है। नवीन जिंदल साहब ने उनको जेल ही भिजवा दिया था, उनके कुछ लोगों को एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज करा दिया था यूपीए के टाइम में कि ये विज्ञापन कोल ब्लॉक घोटाले की खबरें रोकने के बदले हमसे पैसे मांगने का आरोप उन्होंने लगा दिया था, एफआईआर दर्ज हो गया था। इसी ढंग से आज तक पे भी तमाम मतलब कि प्रेशर है, तो ये एक प्रेशर के तहत है। लेकिन प्रेशर आखिर है क्या? प्रेशर है इनकम का, पैसा है विज्ञापन का। देखिए, इस समय राज्यों के अंदर मैं जो आंख से देख रहा हूँ, आप एक खबर लगाते हैं ना, एक खबर अगर आप सरकार के खिलाफ आपने लगा दिया, और मैं ये नहीं कहता ये बीजेपी के राज्य की सिर्फ बात नहीं है, क्षेत्रीय दलों के शासन में भी, अगर आप आज की डेट में 2014 के बाद अमृतकाल में, उससे पहले नहीं, मुलायम सिंह जैसे लोग भी मीडिया के खिलाफ खबरें जो लगती थी तो विज्ञापन बंद नहीं करते थे। लेकिन ये नीतीश कुमार जैसे लोगों ने बिहार में, मीडिया ने जब भी उनके खिलाफ खबरें लगाई तो पत्रकारों की नौकरी गई, पत्रकारों को ट्रांसफर कराया गया, ये सारा कुछ हुआ जी। अब इनका है कि विज्ञापन का इतना प्रेशर है कि आप एक खबर लगाते हैं तो 2 दिन पहले विज्ञापन बंद होता है, बिना कोई संवाद के विज्ञापन सरकार बंद कर देती है। जब सरकार जब विज्ञापन बंद करती है तो क्या होता है कि उनके मार्केटिंग टीम सबसे पहले डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन स्टेटों में पहुंचती है, सेंटर में इसी ढंग से जो उनके कंसर्न होंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के जो ऑफिसर्स होंगे कंसर्न, उनके पास पहुंच के जाके बोलने लगते हैं। फिर उनका पहला संदेश होता है, अरे भाई जब हम आपको विज्ञापन दे रहे हैं तो ये खबर कैसे लगी सर, हम आगे से देख लेंगे सर, हम नहीं लगाएंगे सर। फिर वो रिपोर्टर की बेचारी को डांट पड़ती है, रिपोर्टर की नौकरी भी जा सकती है, या रिपोर्टर अपनी जान बचाता है। तो जिन लोगों को जंतर मंतर पे पिटाई हुई जिन पत्रकारों की, वो पत्रकारों को सुबह वहां पे मीडिया के संपादकीय टीम ने उनको कहा होगा, उस अखबार के उस चैनल के संपादकीय टीम ने, कि आपने ये नैरेटिव देना है, उनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो दिल से चाहेंगे भी ना कि हम आंदोलन की कुछ सच्चाई दिखाएं तो सच्चाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि संपादकीय टीम का नैरेटिव ये है। संपादकीय टीम को सुबह आदेश आया होगा मार्केटिंग टीम से या उनके सीईओ से कि आज हमने ये स्टैंड लेना है अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमने आज इस पे खेलना है, आज हमने को अमेरिका फंडेड बताना है, राहुल गांधी को पाकिस्तानी फंडेड बता देना है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा तो पीछे हुई थी उसका कोई वीडियो आया तो उसको चला देना है, अगर ये कामरेड है तो इनको चाइनीज एजेंट बताना है, और फिर उनके लिए हमने ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, जो मतलब कि जो टीवी एंकर जो लैंग्वेज, टीवी एंकर तो बेचारे फील्ड में जाते नहीं है, अगर जाएंगे तो उनकी पिटाई हो जानी थी, उनकी तो इतनी पिटाई होनी थी कि शायद कोई बचा भी नहीं पाता। ये तो रिपोर्टर थे इसलिए बच गए, क्योंकि ये रिपोर्टर फिर भी बेचारे गाली नहीं देते। रिपोर्टर अपने, उनको पता है कि हम फील्ड में विचरण कर रहे हैं, तो वो अपनी एक सीमा में लैंग्वेज का, बेहतर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उनको जनता का सामना करना है, दिखा रहे हैं, वो भी नाराज ना हो। लेकिन वो एंकर तो फुल प्रोटेक्शन में बैठे हैं ना, वो तो वहाँ गाली दे दें और फिर शाम को गाली देके गाड़ी से घर अपने चले जाते हैं, तो उनको बेलगाम होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वो इनके इन कार्यों का देश के भीतर क्या नुकसान हुआ है? भाई, इस देश के अंदर तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि मीडिया इंडस्ट्री जो है, मीडिया इंडस्ट्री टोटली बेनकाब हो गया। मीडिया इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि जनता की सेवा नहीं, लोकतंत्र का प्रहरी नहीं है मीडिया, वो बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग का एक धंधा है। वो जो है, वो जो यही, इसीलिए तो आप ये देखिए कि इनको जो सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया से मिल गई। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले अखबारों में कितने पत्रकार होते थे, देश भर में अगर सिर्फ प्रिंट मीडिया था तो 1 लाख पत्रकार थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख पत्रकार हो गए होंगे। अब जब सोशल मीडिया आ गया तो इस समय देश में 15 करोड़ पत्रकार है, जिसके पास भी मोबाइल है और एक माइक है वो पत्रकार है। कोई वेट थोड़ी करता है कि शाम को अखबार में हमने प्रेस नोट देना है या जीटी साहब वाले पत्रकार साहब को फोन करना है कि जी यहाँ पुलिया धस गया है, आप जरा आके रिपोर्ट कर दीजिए। अरे वो तो उसी समय अपना मोबाइल निकालता है,
ऐसे बनाता है, 20 लाइन बोलता है, व्हाट्सएप पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, ट्विटर पे डालता है, कहता है जाओ भाड़ा में नेशनल मीडिया, हमने क्या लेना देना। अब प्रशासन ने भी एक स्पेशल टीम बना रखी है कि देखो, फिर प्रशासन अब इनसे ज्यादा घबरा रहा है, गोदी मीडिया से नहीं घबराता। पता चला कि एक यूट्यूबर ने कोई पूल धंसने का लगाया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, एक यूट्यूबर ने कहीं गंदा खाना मिड डे मील की बात करी तो उसको एफआईआर हो गया। तो ये देखिए कि अभी इनसे ज्यादा मुकदमा यूट्यूबरों पे दर्ज हो रहा है। सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने सबसे ज्यादा चुनौती जो दी वो मेन स्ट्रीम मीडिया को दी, और ये पूरे साउथ एशिया में है, पूरे दुनिया में है, और दुनिया में तमाम देशों के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने आप में इसको समझ रही है और उसी हिसाब से कर रही है। तो जिस तरीके से सर पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया को प्रासंगिकता मिली है, जिस तरीके से उसको पहचान मिली है और उस पर भरोसा लोगों ने ज्यादा किया है टीवी के अपेक्षा, तो ऐसे में टीवी की प्रासंगिकता क्या बची है, अखबारों की क्या बची है, और सोशल मीडिया पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में है। सोशल मीडिया पे कितना भरोसा किया जा सकता है, इससे पहले आपका सवाल होना चाहिए कि नेशनल मीडिया पे कितना भरोसा रहा। जी, मैंने पूछा कि प्रासंगिकता क्या मीडिया पे कितना भरोसा रहा। जब इनका भरोसा खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पे लोग आए। सोशल मीडिया में स्क्रूटनी है, नेशनल मीडिया का क्या स्क्रूटनी है? सोशल मीडिया में आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, आपको अगर कोई चीज गलत लग रहा है तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स आ जाता है। नेशनल मीडिया में आप कहाँ कमेंट करेंगे जाके, किसको शिकायत देंगे? अगर आप अभी एक लाइन कुछ गलत बोलिएगा, नीचे बोलेगा अबू जी आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल स्क्रूटनी हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। ये जो रियल टाइम मीडिया जो है, वर्चुअल है, जो 2 मिनट में जो आप बोल रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, दुनिया के सामने पहुंच रही है, इसका जो भरोसा की बात सुनिए, ये कितना भरोसेमंद हो गया है। पहले क्या होता था नेशनल मीडिया में, मैं भी नेशनल मीडिया में था, अमर उजाला में काम करता था, तो डर होता था कि अगर कोई खबर छूट गई तो कहीं नौकरी से चला ना जाए, नौकरी बचाने की बड़ी चिंता होती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पत्रकार थे वो बेचारे बीमार रहते थे, उनको भी नौकरी बचाने की बड़ी चिंता होती थी। लेकिन 2005 के बाद जब डिजिटल मीडिया आया और 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी ने ही खुद इसका इस्तेमाल करके दुनिया में इसका, भारत जैसे देश में इसका इंपॉर्टेंस बताया, सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का, तो नेशनल मीडिया के वो पत्रकार जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड थे, जिनको लगा कि यहाँ पे हमारी आवाज दबाई जा रही है, जनता की आवाज नहीं आ रही है, लोकतंत्र बचाने की आवाज नहीं आ रही है, लोगों को फालतू बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारे लोग वहां से निकल गए, अपने यूट्यूब पे आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल, सैकड़ों आपको पत्रकार यूट्यूब पे मिलेंगे, अच्छे पत्रकार मिलेंगे और बहुत ही जन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनके दम पे वो मीडिया था, वो रिपोर्टर आपको आदिवासी की समस्या को उठा रहा है। जैसे मैं बहुत बड़े लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ का रायपुर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर, जहां नेशनल मीडिया अपना पत्रकार रखता नहीं है, जहां पे ये क्या कहा जाता है, एक स्ट्रिंगर के सहारे नेशनल मीडिया अपना काम चलाता है, एनडीटीवी हो चाहे वो हो, कोई छोटे मोटे रिपोर्टर को माइक दे देते हैं, वो अपना रिपोर्ट भेजता है। वहां पे 3-4 यूट्यूबरों ने तो धमाल ही कर दिया। एक बस्तर टॉकीज कोई राणु तिवारी चलाते हैं, एक असीम तिवारी है, मैं नाम ले रहा हूँ बकायदा। इन लोगों ने नक्सली मूवमेंट के दौरान दोनों पक्षों की समस्या बड़े निष्पक्ष होकर रखी, सरकार की भी समस्या रखी और आदिवासियों की भी समस्या रखी, नक्सलियों की भी बात रखी, यूट्यूब के माध्यम से। बस्तर टॉकीज आप देखिएगा, तो ऐसे जो छोटे छोटे आदिवासियों के, दलितों की समस्या, किसानों की समस्या, फार्मर्स इशू पे, अब देखिए पर्यावरण के इशू पे 4-5 यूट्यूब चैनल मैं खुद ही देखता हूँ, और वो जो चलाते हैं वो देश के बड़े रिपोर्टर हैं, जो एनडीटीवी छोड़ के आए हैं और कोई नेशनल टीवी छोड़ के आए हैं, वो पर्यावरण पे ही किए जा रहे हैं। कई लोग आप देखिए कि इथेनॉल पे ही किए जा रहे हैं, तो मुद्दा बना दिया इथेनॉल पे। बताइए कौन नेशनल टीवी इथेनॉल पे बोल रहा है कि इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्सिंग से लोगों को कितना परेशानी आ रही है। एक चीज सर यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा, अभी सोशल मीडिया है, अब एआई भी आ गया है, एआई में फेक न्यूज भी चलेगा, बिल्कुल चल रहा है। जैसे पीयूष गोयल साहब की फर्जी चला दी किसी ने, जो कह रहे हैं कि 3-4 कॉकरोचों को मार दो, टोटली एआई जनरेटेड था वीडियो, फर्जी था। ये इसके दुष्प्रभाव हैं सोशल मीडिया के, एआई के, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि अब मीडिया खड़ा करने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब आप थोड़े से पैसे में आप शुरू कर सकते हैं। जब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया होगा तो आप सोचिए कि आपने कैसे शुरू किया था, कितनी पूंजी लगाई थी, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था, आपके पास स्टूडियो भी था, क्या आपके पास बड़ा कैमरा था, क्या आपके पास कोई इस तरह के माइक साइक जो आजकल लगा के और वो जो करते हैं वो चीजें थी? नहीं होगी। एक मोबाइल होगा, उससे आपने पत्रकारिता शुरू करी होगी। तो आप बताइए कि एक मोबाइल से शुरू की गई पत्रकारिता अगर इतने भरोसे की पत्रकारिता बन सकती है, आपकी पत्रकारिता भरोसे की पत्रकारिता मानी जा रही है,
तो आप ये तो बताइए ये क्यों तो नहीं? आप बताएंगे और दर्शक बताएंगे, मैं तो नहीं कह सकता। मैं वही कर रहा हूँ ना, आप अपने नीचे कमेंट्स सुनिए, देखिए कमेंट्स देखिए, आप अपने व्यूवर्स देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा ना। जी। जो दर्शक नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, जो व्यूवर्स आ रहे हैं, कितने आपके व्यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा कि अगर भरोसा है तभी तो आपको देख रहे हैं। ना जी। भरोसा हो आपको गाली देंगे, खड़े होकर हम्म। गाली देंगे। तो मसला ये है, गोदी मीडिया की तरह आपको भी गाली पड़ जाएगा, बिल्कुल। आपको भी घेर लेंगे लोग। हम्म। गलत करें तो पढ़ने भी चाहिए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि भरोसा है। डिजिटल मीडिया सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है, ये मान के चलिए। अच्छा सर, और इसी ये बीच किसान मूवमेंट के दौरान डिजिटल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई थी। हम्म। बहुत सारे पत्रकार जो नेशनल मीडिया वाले थे वो किसान मूवमेंट में हीरो बने। हम्म। आप देख ही रहे होंगे, कई सारे पत्रकार हीरो बने जो किसान मूवमेंट में थे। सर, इसी बीच इस एक मूवमेंट समस्या में ये भी है। 25-25 साल के लड़के, हम्म। जो जंतर मंतर में 25 से 25-30 साल के लड़के, जो कुछ समय पहले तक नेशनल मीडिया में कुछ समय ही काम किए होंगे, 2-4 साल, बहुत लंबा उनका अनुभव नहीं होगा, उन्होंने बड़ा जी। अच्छा काम किया। हम्म। उन्होंने अच्छी जन तो रिपोर्टिंग करी। इसी बीच एक समस्या ये भी सामने आ रही है कि जब सोशल मीडिया की प्रासंगिकता बढ़ रही है, लोग भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ भी तमाम तरीके की घुसपैठ की बातें सामने आ रही है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ तो एक बिहार के बड़े चर्चित यूट्यूबर हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने खूब तारीफ की, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए तो जितनी कल्पना नहीं थी उससे ज़्यादा उनको सफलता कहीं न कहीं मिली। लेकिन बाद में पता चला कि वो निकले उधर ही के। इसके अलावा हाल-फिलहाल में यूट्यूब का ही एक बड़ा चैनल था, वहाँ से कई लोग निकले और पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया है। मगर उनके बारे में भी इस तरह की बातें निकल रही हैं कि है उधर ही के, वहीं से सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, ये भी एक घुसपैठ को ये भी घुसपैठ की तरह देखा जाए क्या? नहीं देखिए, ये इस तरह की घुसपैठ होती रहती है, लेकिन मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता। हुँ। आप देखिए, हर आदमी को रोजी-रोटी भी चलाना है, परिवार भी पालना है, ये एक थ्योरी को मैं मान के चलता हूँ एज़ ए पत्रकार। जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना परसेंट घुसपैठ को वो सफल करते हैं, पहली बात तो। हुँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं, उस यूट्यूबर ने बहुत सारे अच्छे मुद्दे भी उठाए हैं और फिर जी, वो अच्छे बिल्कुल। मुद्दे पे आ गए हैं आजकल, ऐसा नहीं है। हुँ। हुँ। वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बीच में छोड़ के चले गए थे। हुँ। उन्होंने तमिलनाडु पे एक वीडियो बना दिया था और उसके कारण वो तमिलनाडु पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछले 15-20 दिन में उनकी रिपोर्टिंग काबिल-ए-तारीफ़ है। हुँ। इथेनॉल को लेकर काबिल-ए-तारीफ़ है। तो मैं नहीं, समझता हूँ कि ये बात और तो भी जो तब कुछ आएगी लोगों जब कुछ जब वहाँ रिपोर्टरों की आप सफलता नहीं बात मिली। कर रहे हैं, और हाँ। भी जो कुछ रिपोर्टरों की आप बात कर रहे हैं, हुँ। एक चीज़ समझिए कि आपको ये देखना होगा कि जनता देखना क्या चाहती है। आज गोदी मीडिया का जो हाल हुआ है, वो हुँ। इसलिए हुआ कि जनता उस चीज़ को अब देखना नहीं चाहती है। तो जो ये यूट्यूबर हैं, अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएँगे कि अगर वो किसी के लिए घुसपैठ कर रहे हैं। एक तो होता है डायरेक्ट घुसपैठ, बहुत हुँ। सारों की पहचान है कि डायरेक्ट वो आईटी सेल से गवर्न हो रहे हैं, वो तो पहचान है, जी। जो बीजेपी हुँ। के साथ हैं, उनके विचारों के हैं। बहुत सारे यूट्यूबर सीधा दिखते भी हैं, कोई बीजेपी के साथ है, यूट्यूबर हैं, उनकी हुँ। पहचान हो जाती है, हम लोग देखते भी हैं, तो उस एंगल से ही देखते हैं। बहुत जी। सारे जो न्यूट्रल शो करने वाले दिखते हैं, उनकी एक मजबूरी होती है। हुँ। उनकी अपनी मजबूरी होती है कि उनकी न्यूट्रलिटी पे अगर क्वेश्चन उठ गया, तो एक बार मार्केट से आउट हो गए तो आउट हो जाएंगे। हुँ। इसलिए उनकी मजबूरी है कि अपने को न्यूट्रल दिखाने के लिए जन आवाज उठानी पड़ेगी उनको, और अगर जन की आवाज अगर उठाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। हुँ। जैसे इथेनॉल पे वो यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, इथेनॉल पे बहुत अच्छा वो गडकरी साहब को चैलेंज कर रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, 45 लाख 40 लाख की गाड़ी खराब हो गई थी। हुँ। चाहे उनकी पर्सनल गाड़ी खराब हुई तब वो आए, लेकिन उन्होंने उसमें बड़ी अच्छा। अच्छी रिपोर्टिंग करी। उन्होंने एक पुल की रिपोर्टिंग करते हुए ये कहा, ये देखिए 800 करोड़ रुपए का पुल 18 महीने में गिर गया, और फिर उन्होंने एक फट से दूसरा पुल दिखाया। उसमें कहा ये नेहरू जी ने पुल बनाया था, मात्र 18 करोड़ का बनाया था, 60 साल से सुरक्षित। हुँ। मैं कहता हूं कि वो भाजपा में भी गए थे, लेकिन ये दिखाने के लिए तो मजबूर हो रहे हैं ना। तो मैं ये कहता हूं कि समाज में डिमांड उसी का होगा जो अच्छी बात करेगा। यानी समाज जिसे जिधर घुमाना चाहेगा उधर ही घूमना पड़ेगा, ये देखिए देखिए, बात बहुत बहुत सीधी सी बात है कि जनता जो चाहती है, और जनता के भले की बात करिएगा तो आप सर्वाइव कीजिएगा। जनता हुँ। चाहती मतलब जनता में तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो जो क्रिमिनल चाहेंगे जनता में से ही ये लोग चुन के आए हैं। अब ये जो हुँ। चाहेंगे सो थोड़ी कर देंगे, लेकिन आम जनता के, आम जनमानस के भले के लिए जो भी आप आवाज उठाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। हुँ। ये इस रिपोर्टिंग के बाद, ये जो जंतर मंतर के धरने के बाद, तो नेशनल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया को आत्ममंथन एकदम जबरदस्त करना चाहिए कि आने हुँ। वाले टाइम में उनके दिन अच्छे नहीं है। अगर वो रिपोर्टिंग को न्यूट्रल नहीं करेंगे, अगर इनकी देखिए सरकार का पक्ष उठाएं, हमें कोई नहीं है, लेकिन सरकार का पक्ष उठाते उठाते आप कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली देने लगे प्राइम टाइम में ही। अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ कैसे बिहेव करते हैं। नहीं, ये लोग तो एंकर बीच में सरकार, टोकते हैं, एंकर बीच में टोकते हैं उनको। ये तो अगर ये वो तो कुछ बोलते सत्ताधारियों हैं, से ज़्यादा सत्ताधारी नज़र आते हैं, समस्या तो ये है।
बीजेपी वालों से इसीलिए ज्यादा बीजेपी वाले ये होते हैं। इसीलिए तो आप और हम उनको गोदी मीडिया बोलते हैं। इसीलिए तो 18 20 साल के बच्चों को कैसे समझ में आ गया ये गोदी मीडिया है, लपड़ थप्पड़ करने लगे उनको। तो मतलब कि इसका परिणाम तो भुगत रहे हैं ना। या तो उनके पास वही ऑप्शन है, सरकार का विज्ञापन ले और प्रॉफिट बनाए, और या तो बीच में न्यूट्रल रहे और सरकार को बोले कि हम उतना ही विज्ञापन लेंगे, हमें जरूरत है, हमें जनता की आवाज दिखानी पड़ेगी। नहीं तो देखिए खालीपन भरा जाता है। अगर वो किसी गलतफहमी में है कि खालीपन नहीं भरा जाएगा तो ये गलतफहमी में ना रहे। बिल्कुल खालीपन काफ़ी हद तक भरा भी जा चुका है। अगर हम लोग ही देखें सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स भी हैं, करोड़ों में फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अगर व्यूज़ की बात की जाए और उसकी जो जनता का फीडबैक है उसकी बात की जाए, तो बहुत सारे यूट्यूब के जो इंडिविजुअल लोग हैं वो कहीं ज़्यादा आगे हैं बड़े-बड़े टीवी चैनलों से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने देश में गोदी मीडिया की समस्या पर प्रकाश डाला, बहुत आसान भाषा में पूरे सिस्टम को समझाया। हम आगे फिर से जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।